So hello students, welcome to Fund Tutor YouTube channel. I am your social studies educator Ayush Agrawal, and our today's topic will be how to attempt social studies without being a bookworm and score good marks. ठीक है, बोर्ड्स बहुत नज़दीक हैं क्लास 10th के, और बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स हो रहे हैं। और इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट सोशल स्टडीज़ हमेशा एक बर्डन बनता है। सोशल स्टडीज़ पढ़ने का एक मिथ है कि हमें सोशल स्टडीज़ को रटना पड़ता है, बुकवर्म बनना पड़ता है कि हर सारे डेट्स रटो, वन बाय वन सारे लाइन्स रटो, सबके बारे में रटो। ठीक है, तो ये रटना नहीं है ना। इसी कंसेप्ट को चेंज करने के लिए फंड ट्यूटर आपके लिए वन शॉट की सीरीज़ लेकर आया है, जो कि हमारे चैनल पे जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई गेस एक दिन की बाद से। ठीक है, और इसीलिए इस पूरी वन शॉट के इंट्रोडक्शन लेके एक छोटा सा ग्लिप्स लेके मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि हम सोशल स्टडीज़ के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल स्टडीज़ को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, सोशल स्टडीज़ में अटेम्प्ट करना एक बात है, ठीक है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना दूसरी बात है, और हमें सीखना है कि हम अच्छे से कैसे अटेम्प्ट करें। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि सोशल स्टडीज़ में नंबर कैसे लाएं और बिल्कुल बढ़िया नंबर से कैसे पास करें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कैसे हमें स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी एक महीने या 1.5 महीने का टाइम है। ठीक है, 1.5 मंथ्स है। आप इसमें भी सोशल स्टडीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे फॉलो करो। ठीक है, टाइम टेबल आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बट फॉलो आपको यहाँ से करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आया हूँ। आपको देखना है कि आप कहाँ फिट होते हो। अगर आपने बेसिक से पढ़ना है तो आप बेसिक से शुरू करो, अगर आपने थोड़ी तैयारी की हुई है तो आप जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट फॉलो ज़रूर करना है। और बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको भूलना नहीं है एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, मैं एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के टाइम के दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो पहले तो सोशल स्टडीज़ का जो सिलेबस होता है हमें उसको अच्छे से देखना है कि एक्चुअली में सिलेबस क्या है। ठीक है, बहुत बार हम अननेसेसरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सपोज़ करते हैं कि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हर चीज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, हम छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, उनको अपने नोट्स में डाल रहे हैं। बेसिकली जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमसे गलती क्या होती है कि हम बुक से एक दूसरी बुक बनाते हैं। हमें लगता है कि हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, बट वो दूसरी बुक बन जाती है, बहुत लेंदी होती है। तो जो लेंदी बन रही है वो नोट्स नहीं है। ठीक है, तो पहली बात हमें सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या है। ठीक है, और सिलेबस को देखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेट से देख सकते हैं। नेट पे बहुत जगह फ्री अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको, या फिर आप मार्केट से बाई कर सकते हो। बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर, 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हो। ठीक है, सोर्स कोई भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, और कोशिश करना कि आप जो वो साइट्स होती हैं उन पे जो आंसर्स होते हैं उनको ना देखो, बल्कि अपना आंसर क्रिएट करो। ठीक है, क्योंकि खुद की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताया सिलेबस। सेकंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सपोज करो पिछले 10 साल में कोई क्वेश्चन, हर किसी टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस टॉपिक का जो वेटेज होगा वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उस सब्जेक्ट में तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, इसका मतलब यही है। ठीक है, ये चीज़ आप सारे सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, बट मैं आज सोशल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। सपोज करते हैं फ्रेंच एवोल्यूशन से टॉपिक हर साल आता है, तो आपको पता है फ्रेंच एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो। ठीक है, और दिन का कोई भी एक दिन का गैप ले लो, संडे को ही। ठीक है, जिस दिन आप लीजर टाइम अपना सोचते हो ना कि आज मैं पढ़ाई नहीं करने वाला, आज मुझे छुट्टी चाहिए या मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो जब आप ब्रेक लेते हो आप लेके बैठ जाओ, अब देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और उन सारे जो कोर एरियाज हैं उन पे फोकस ज़्यादा अच्छे से करो। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा सब पे फोकस नहीं करना है, बट जो कोर एरियाज है पहले उनको अच्छे से तैयार करो। ठीक है, क्योंकि वो बेस है, आपको पता है इनसे क्वेश्चन आने वाले, तो आप इसको पहले तैयार करोगे ना, उसके बाद आप दूसरों पे जाओगे। ठीक है, उसके बाद पैटर्न को और कोर एरिया को समझना, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं हर साल। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उसको मार्क कर लो। मार्क नहीं कर सकते तो एक पेज ले लो, पेन ले लो, लिख लो।
ठीक है, कौन कौन से किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। एंड देन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन जस्ट मगिंग अप एवरीथिंग। मतलब आपने देख लिया कि हाँ यार जर्मन यूनिफिकेशन से तो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको रट लेते हैं, तो रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे, ठीक है, रटोगे भूल जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप देखो, मान लो अगर आप 10 चीज़ें रटते हो, तो अगर आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी भी अच्छी है तो आप 10 में से 10 याद नहीं कर सकते, ठीक है। आप 10 से 7 कर सकते हो, 10 नहीं कर सकते। बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हो, अगर समझते हो, थोड़ा टाइम देके उसको समझोगे, तो आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो वहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन मगिंग अप, ठीक है। और इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी फनी ट्यूटर का वन शॉट सीरीज़, ठीक है। आप उसे ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करो चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी वो अपलोड होगा। एंड मैं ही लेके आ रहा हूँ, तो ये 2 से 3 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई टू मेक शॉर्ट माइंड मैप्स। अब माइंड मैप्स क्या होते हैं? सो सपोज करते हैं कि कोई एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप क्या करो, एक पेज ले लो, A4 साइज पेपर है, कोई भी पेज ले लो, कॉपी का पेज ले लो, उसके बीच में उस टॉपिक को लिख लो, ठीक है। एंड बाकी उसके चारों तरफ आप क्या करो, एरो लगा दो, और एरो से जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है या फिर कुछ इसमें हुआ है, ठीक है, कोई इवेंट है, तो उसको आप लिख लो, ठीक है। ये माइंड मैप कैसे बनाते हैं मैं आपको वन शॉट में बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैंने बहुत सारे माइंड मैप्स ऐड किए हुए हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो। बट माइंड मैप ज़रूर बनाना, जहाँ मतलब माइंड मैप कहाँ बनाते हैं, माइंड मैप वहाँ बनाते हैं जो चीज़ें आपको याद नहीं होती या फिर याद नहीं रहती। क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कोई ट्रीटी हो गई, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, चेंजेस, ठीक है। तो हमें 4-5 चीज़ें याद है बट हम कुछ भूल गए, ठीक है। तो यहाँ हम भूल जाते हैं, तो हमें टेंशन होता है एग्जाम के टाइम में, यार भूल गए, है ना, ये तो पॉइंट था। तो इस चीज़ से माइंड मैप हमें हेल्प करेगा। हम छोटे 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 पॉइंट बनाते हैं, और हम ये किससे क्या होता है, हमारा माइंड उसे जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद शॉर्ट पॉइंट्स एंड क्रोनोलॉजी मैप फॉर डेट्स। सबसे सोशल स्टडीज़ में सबसे एक दिक्कत की बात ये आती है, डेट्स, हिस्ट्री में डेट्स, ठीक है। किसी से भी पूछोगे सोशल स्टडीज़ में सबसे दिक्कत की चीज़ क्या है, डेट्स याद नहीं होते, डेट्स याद नहीं होते। याद कौन करने का कह रहा है आपको, याद नहीं करना है, ठीक है, समझना है कैसे कैसे क्या चीज़ हुई, ये समझना है। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आप जितने भी एज के हो, ठीक है, आज से आपके बचपन से आज तक बहुत सारी ऐसे मेजर इवेंट्स हुए होंगे, है ना। लाइक क्लास 8 में आपको कोई गिफ्ट मिला होगा अपने पेरेंट्स की तरफ से, है ना। क्लास 7 में आप टॉप किए होंगे, क्लास 6 में आपने कुछ किया होगा, ठीक है, इस तरह कोई अचीवमेंट रही होगी, कुछ भी रहा होगा, ठीक है, कुछ भी, है ना, कोई भी एक्सपीरियंस। तो आपको कैसे पता है क्लास 6 में हुआ था, याद कैसे है, कैसे याद है, क्रोनोलॉजी से हुआ था, आपको पता है कि पहले ये चीज़ हुई थी, उसके बाद ये हुई थी, उसके बाद ये हुई थी, उसके बाद ये हुई थी, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी है, टाइमलाइन आपको याद है। ये याद कैसे है, क्योंकि आपने उसको देखा है। तो जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो डेट्स रटने वाली चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस करो। जब आप पढ़ते हो तो कोशिश करो कि डेट वाइज पढ़ने की, कि पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इटालियन यूनिफिकेशन हुआ, जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, तो ये टाइमलाइन है, ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। तो इसलिए हर चीज़ को क्या करो, जब भी डेट्स याद करने की बात है, क्रोनोलॉजी में लिख लो कि हाँ भाई पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर हुआ, एक पेज में लिख लो, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम तक हर दिन अपना टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट ज़्यादा ज़्यादा दे के उस पेज को रिवाइज करो, ठीक है। उस पेज को देखो, नहीं भी रिवाइज करना है, देख लो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे उसे स्टिक कर दो टेबल पे, ताकि आपको वो दिखते रहे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। हमें भी जब कुछ फॉर्मूलाज नहीं याद होते थे तो हम भी यही करते थे, और हमारा भी सिस्टम यही है, ठीक है, यही करने वाला। मुझे भी बीइंग अ टीचर, मुझे भी सारे डेट्स याद नहीं रहते, बट हमने जो भी डेट्स इंपॉर्टेंट है उसको ऐसे ही पढ़ने का तरीका समझा है, ठीक है। हमें भी याद है कि हाँ ऐसा ऐसा सिक्वेंशियल होता है, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है। तो जब तक बहुत बार पढ़ोगे नहीं, याद नहीं होगा, रटना नहीं है, ठीक है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये जानना है, तो आपको अपने आप डेट याद हो जाएगा कि हाँ भाई इस तारीख को ये हुआ था, ठीक है। देन फंडी ट्यूटर के वन शॉट्स फॉलो करो, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करना चाहते हो तो आप फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है, तो बात होगी एग्जाम से पहले की। अब एग्जाम के टाइम जब हम एग्जाम लिख रहे हैं, हम जब एग्जाम हॉल में हैं, अपना पेपर लिख रहे हैं, तब क्या करना है, ठीक है। पेपर आपको, क्वेश्चन पेपर थोड़ी पहले मिल जाता है, और कहा जाता है कि वो टाइम होता है क्वेश्चन पेपर रीड करने का। आपको रीड करना है, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं लेना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आपको पेन लेना है और जो आता है उसको पॉइंट कर लेना है, ठीक है।
पहले वही अटेम्प्ट करना है। जो नहीं आता है वो नहीं आता है, टाइम इनफ रहता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस चीज़ में अच्छी है आप उसको नोट कर लो, पॉइंट कर लो और पहले उसको अटेम्प्ट करो बिना कुछ सोचे। जब सारे जो आने वाले क्वेश्चन जो हो गए हैं सारे कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, अब देखते हैं। पहली बात, राइट व्हाट इज आस्क्ड। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चंस मान लीजिए 5 नंबर के हैं, ठीक है, किसी भी पेपर में, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अननेसेसरी लिखते हैं, है ना। मतलब उनको पता है कि क्या चीज़ हुई थी, बट उनके पास उतना डेटा नहीं है कि वो 5 नंबर का जो पेपर है उसको भर सके, उसको लिख सकते हैं, मतलब कि ऐसा लिख सके कि उनको 5 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अननेसेसरी चीज़ें उसमें डाल देते हैं। वो नहीं करना है। पेपर आपका जो चेक होता है वो सीबीएसई के द्वारा चेक होता है। ठीक है, तो वहाँ जो बैठा हुआ है वो बेवकूफ़ नहीं है, समझ रहे हो। वो बैठा हुआ है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपका पेपर देखता है। ऐसा नहीं है कि बस देखा और चेक कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये मेथड नहीं है ये। अगर सोचते हो तो गलत सोचते हो, ये कुछ भी 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नहीं आता है, जितना आता है उतना लिखो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो जितना आता है उतना लिखो, फालतू की चीज़ें ऐड नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत कम आता है ना, किसी क्वेश्चन के बारे में आप जान रहे हो, आप समझ रहे हो अपने आप में कि भाई मुझे इतना नहीं आता, इसके बारे में मैं इतना नंबर नहीं लिख सकता। ब्रेक द होल आंसर इन पॉइंट्स। सबसे बेस्ट तरीका है सोशल स्टडीज के पेपर को अटेम्प्ट करने का, ब्रेक द आंसर इन पॉइंट्स। ठीक है, आंसर का छोटा सा इंट्रो लिखो, सारे को पॉइंट में तोड़ दो, छोटे 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 पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या करते हैं, आपके पेज को फिल करते हैं विथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, बिना किसी फालतू एडिशन के। ठीक है, अगर कोई चेक भी करता है तो वो देखेगा भाई पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है, लेकिन वो पहले वो चेक करेगा, लेकिन जब पॉइंट देखेगा बोलेगा हाँ पॉइंट तो बढ़िया है, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बिना किसी अननेसेसरी चीज़ को एडिशन किए हुए, किसी को ऐड किए हुए आप बहुत अच्छा आंसर क्रिएट कर सकते हो पॉइंट वाइज लिखकर। ठीक है, पॉइंट क्रिएट करोगे, आंसर अच्छा बनेगा, दिखेगा अच्छा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, क्लीन लगेगा, आपकी राइटिंग भी गंदी होगी तब भी क्लीन लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गया, बट आप याद रखना, जो आप कट करते हो वो कट क्लीन होना चाहिए। ठीक है, जब बोर्ड्स में आप क्या होता है, जब कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे कट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ऐसे ऐसे करके पेन से, है ना, पूरा खराब कर देते हैं। तो खराब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका पेपर चेक कौन कर रहा है, उसका भी कुछ मूड होता है, इंसान का, हर इंसान का मूड होता है। ठीक है, तो आपको नहीं पता उसका मूड कैसा हो, है ना। अब सपोज करो यार मैं ही चेक कर रहा हूँ, मेरा मूड गंदा है और आपने इतना इतना ज़्यादा मतलब उसको पेपर को गंदा किया हुआ है, तो मेरा मूड भी आपका पेपर को साइन करने का मन नहीं करेगा, भला आपने कितना भी बढ़िया लिखा हो। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज़ होता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, अपना पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है। कट भाई गलत हो गया, एक सिंगल कट डालना है बस, क्लीन लिख के। थोड़ा स्पेस दे के लिखना है, वर्ड्स के बीच में जो है स्पेस थोड़ा दे के लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं कि एक वर्ड यहाँ लिख रहे हैं एक वर्ड वहाँ लिख रहे हैं, वैसे नहीं करना है। ठीक है, स्पेस दे के लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग देंगे तो क्लीन लगेगा पेपर, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पेपर्स की तो मतलब दिक्कत नहीं है ना, आपको वहाँ तो मिल जाती है एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कमी तो है नहीं, तो बचाना किसके लिए है, हाँ, नंबर चाहिए ना, तो क्लीन लिखना है, साफ लिखना है। ठीक है, अंडरलाइन द की फ्रेजेस फॉर अटेंशन ऑफ एग्जामिनर। मतलब किसी भी आंसर को लिखते समय, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप उसमें डालोगे। जैसे कुछ भी आप लिख रहे हो, आप उसका एक प्रॉपर डेट डाला, कोई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिख रहे हो, उसमें आपने उसका डेट डाला। डेट को किसी दूसरे पेन से, मतलब ब्लैक और ब्लू ही चलता है, अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से, या ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से, ठीक है, दूसरे पेन से अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने से क्या होगा, जो भी आपका जो पेपर साइन करेगा उनका एक माइंड का अटेंशन वहाँ जाएगा कि हाँ ये चीज़ अंडरलाइन है। ठीक है, थोड़ी हाईलाइटेड लगती है, उसको हाईलाइट नहीं कर देना, उसको सिर्फ एक छोटा सा अंडरलाइन देना है ताकि वो दिखे, थोड़ा सा लगे, है ना, समझ रहे हो, ये चीज़ करना है। जो भी डेट्स आप डालते हो या फिर आप ऐसा कोई वर्ड लिख रहे हो जो को लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, और मतलब होता है ना इस क्वेश्चन की जान ही यही चीज़ थी, ठीक है, मैंने लिख दिया है, बहुत बढ़िया यार, तो लिख दिया है तो उसको एक छोटा सा अंडरलाइन कर दो ताकि उसको दिखे कि लिख दिया है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी, जैसे आपने आंसर लिखा है, छोटा लिखा है, ठीक है, बट आपने वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं और आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। अगर एग्जामिनर देख लेता है तो बोलता है हाँ इस बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, वो आपसे दुश्मन निकालने तो बैठा नहीं है, आपको नॉलेज देखने बैठा है, उसने देखा नॉलेज है भाई, उसने वो नंबर दे देगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपने कुछ अच्छा लिखा है तो आप उसमें अंडरलाइन कर दो छोटी छोटी, ठीक है, ताकि वो
थोड़ा नज़र में आ जाए, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है उस टाइम पे, ठीक है, थोड़ा सा नज़र में आ जाए इसलिए थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है आपके आंसर में है उसको, ठीक है, पूरी आंसर अंडरलाइन नहीं करना है ना। नेक्स्ट, अवॉइड प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि अपने से स्टोरी बिल्ड कर देना, ठीक है, तो खुद से कुछ बिल्ड नहीं करना है ना, जो भी चीज़ पूछी गई है उसके बारे में लिखना है, खुद से कुछ बिल्ड करके नहीं लिख देना कि हाँ ये हुआ था उस टाइम पे, ये हुआ था, ठीक है, आप अपने से एक कहानी बिल्ड कर रहे हो, आपकी इमेजिनरी कहानी है, तो वैसे नहीं होता हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, वैसा नहीं करना है, ठीक है, जो पूछा गया है वही लिखना है, उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू डोंट रिमेंबर द डेट मार्क इट एज अ सेंचुरी, ये एक प्रो टिप है। प्रो टिप क्यों? पहले बात देखो, इसको कंप्लीटली फॉलो नहीं करना है, आप डेट्स याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको 100% उसमें मार्क्स मिलेंगे, बट ये मैंने एक्सेप्शन रखा है, ये इस केस में है कि अगर डेट याद नहीं है, मान लीजिए आपने डेट याद की है बट आपने समझा भी बहुत अच्छे से, आपने क्रोनोलॉजी को समझा, बट क्या हुआ कि डेट होता है ना कि थोड़ा सा हम मिक्स कर जाते हैं, लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 या फिर 1779 या फिर 1798 क्या था, है ना, माइंड कंफ्यूज हो गया, एग्जाम के टाइम पे प्रेशर रहता है, आपको समझ भी नहीं आएगा आप क्या करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास एक प्रो टिप मैं देता हूँ, वो क्या करना है, आप उसे 18th सेंचुरी लिखकर छोड़ दो, ठीक है, आपको नहीं 18th सेंचुरी, आपको पता है कि वो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में मतलब लास्ट में हुआ था, ठीक है, जब 18th सेंचुरी लास्ट हुई थी तब हुआ था, तो आप सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी लिख सकते हो उसको, ठीक है, जब 1700 से कुछ 1800 में हो रहा है तो उसको बोलते हैं 18th सेंचुरी, ठीक है, 1700 से कुछ 1800 में हो रहा है उसको बोलते हैं 18th सेंचुरी, ठीक है, तो 1750 और 1800 का जो बीच का जो पूरा ईयर है उसको बोलते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो आप सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी वहाँ लिख सकते हो इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट डेट, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका आपने जो सोचा है आप वो लिख भी दोगे, आपने एक टाइम बता दिया, एग्जामिनर को लगेगा आपको टाइम पता है, ठीक है ना, वो आपने प्रेजेंट करने का तरीका आपका अलग है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, तो अगर ये तभी यूज़ करना है जब डेट याद नहीं हो, इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है कि आपको मार्क्स मतलब इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 80% एक्यूरेसी है कि आपको इसमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, हमने भी एग्जाम दिया है, हमने भी ये सब यूज़ किया है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो 80% चांसेस रहते हैं, बट 100% चांसेस तो भाई एग्जैक्ट डेट में ही है कि एग्जैक्ट डेट क्या है, ठीक है, वो देख के कोई भी खुश होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है पूरे एसएसटी एग्जाम में, सोशल स्टडीज़ के प्रिपरेशन में और एग्जाम में, ठीक है। एक बार ग्लिम्स ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा सिलेबस समझो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 10 साल के या 8 साल के उठा लो, ठीक है, और पढ़ जाओ, क्या है क्या नहीं है, सारे सब्जेक्ट का पढ़ जाओ, क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सा टॉपिक है, अभी भी टाइम है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके टॉपिक्स देख के उनको कम से कम अच्छे से तैयार कर लो, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, और जिसने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है भाई, फोकस ऑन रिवीजन, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो प्रीवियस ईयर को पहले। हाँ, एक और बात, लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट ले आते हैं मार्केट से, मार्केट में बहुत प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, वो ले आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो, पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बना लो, 5 साल के 8 साल के, ठीक है, 5 साल के 8 साल के नहीं, 5 साल के ही बनाओ, पर बनाओ उनको, पहले उनको बना लो भाई, वो बन जाते हैं बढ़िया से, तो फिर प्रैक्टिस सेट लेना। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, क्वेश्चन मतलब वो लोग खुद से बनाते हैं, वहाँ कोई बहुत एक्सपर्ट लेवल इंसान नहीं बैठा होता क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, देर इज नो पर्सन एक्सपर्ट, ठीक है, मोर देन CBSE, ठीक है, ये बात है, तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो, वो बन जाते हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट के ऊपर मूव करो, अगर वो नहीं बन रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लेके कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है, पहले उनको बना लो, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है उनसे ही आ जाए, उनसे भी एक आध क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। सो आज के जो लेक्चर था उसमें यही था, ठीक है, एंड हाँ, एक और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एवरी आंसर शुड हैव 3 पार्ट्स, हर एक आंसर का 3 पार्ट होना चाहिए, ठीक है, जो लॉन्ग आंसर्स हैं या शॉर्ट आंसर्स हैं, जो जिसको ब्रीफ में लिखना होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, या फिर डिटेल में लिखना होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन जब किसी चीज़ का दोगे, शॉर्ट दोगे, क्रिप्स दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2 लाइन, ठीक है, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है बॉडी, ठीक है,
बॉडी, बॉडी में मैंने क्या क्या पॉइंट वाइज बॉडीज हो गए, ठीक है। एट लास्ट आपके बॉडी, जो अपने बॉडी और इंट्रो लिखा है उसको कंक्लूड करोगे, ठीक है। कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन से क्या होता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान है इस चीज़ का, ठीक है, संपूर्ण नॉलेज है ना। तो कंक्लूजन हर आंसर के बाद ट्राई करना देने का, बहुत सारे आंसर का कंक्लूजन देना बहुत मुश्किल होता है, तो जहाँ भी दे सको वहाँ कंक्लूजन देने की कोशिश करो। एक कंक्लूजन लिख के और एक लाइन दे के, एक लाइन भी लिख दोगे तो इनफ होता है, ठीक है। अगर अच्छा आता है तो फिर 2 लाइन लिख दो, लेकिन इनफ होता है 1 लाइन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो आपका आंसर लंबा दिखेगा, ठीक है। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है, इफ इट कैरीज 5 मार्क्स, आपका आंसर अच्छा लेंथ का दिखेगा, ठीक है, साफ दिखेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में दिखेगा। बॉडी मतलब कि इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है, स्ट्रक्चर है एक, ठीक है। तो अच्छा प्रेजेंटेशन होता है आंसर्स का, ठीक है। और नॉलेज तो आपने, मैंने बताया, अंडरलाइन वगैरह करना, जो भी मैंने पहले बताया वो तो आप जान चुके हो, वो सब करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप एक अच्छा आंसर रेडी कर सकोगे, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, यू स्टिल हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर, है ना, इनफ टाइम टू कंप्लीट, इनफ टाइम टू प्रैक्टिस, ठीक है। अभी भी बहुत टाइम है भाई। सोशल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कोई कोई हार्ड सब्जेक्ट तो पहली बात है नहीं, लोगों ने मिथ बनाया हुआ है, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है भाई, समझ समझ के बनाओ, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फंड ट्यूटर आपके साथ है, आपको आपकी इस जर्नी में आपको बूस्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। एंड सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आया तो, है ना। और कमेंट ऑन यू व्यूज, सोशल स्टडीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपकी डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।